हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए अपडेट और एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने हमारा थंबनेल देख करके ही पता कर लिया होगा कि आज हम आप लोगों के लिए सॉल्व पेपर लेकर के आ रहे हैं, और वो भी किसका, जीएस का, जो जनरल नॉलेज का आपका पेपर हुआ था 2016 के एग्जामिनेशन में। उसी 2016 के पेपर को मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके लेकर के आया हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ। साथियों मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा कि 2016 के पीसीएसजे एग्जामिनेशन में जनरल नॉलेज में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन मैं आपको शो करूंगा। फिर उसका जो मैंने आंसर यहाँ पे बनाया है वो सभी आंसर भी आपको मैं फ्रेम करके दिखाऊंगा। तो साथियों यहाँ पे बिना देर किए मैं इस चीज़ को शो पहले कर दे रहा हूँ। देखिए ये आपका 2016 का पेपर है। 2016 के पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है, भारत की संविधान की प्रमुख 5 समितियों का नाम और उनके अध्यक्षों का नाम लिखिए। ये पहला क्वेश्चन आपको दिख गया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, स्वतंत्रता के अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? मूल संविधान में कितने और कौन कौन सी स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया है? प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आप लोगों ने इसको एज ए एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया, डेमो के तौर पर देख लिया। अब इसका आंसर देखिए साथियों, किस तरह से मैंने इसका आंसर फ्रेम किया है। और इसी तरह से सभी चीज़ों का, सभी जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हो सकते हैं, इन सभी क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे आंसर फ्रेम किया हूँ और सभी आंसर्स को आपके सामने यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। मैं 8-10 आंसर फ्रेम करके लाया हूँ जो आपके मेन एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था जो आप लोगों को अभी ऑब्जर्व आपने किया है कि भारत की संविधान सभा की प्रमुख 5 समितियों का नाम और उनके अध्यक्षों का नाम बताइए। तो इसका अभी मैं आपको डिटेल में एनालिसिस करूंगा कि किस तरह से आपको आंसर फ्रेमिंग करना है। आपको अपने जीएस के पेपर में जब आप तरीका जानेंगे तभी आप अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन बन रहा था, सेकंड क्वेश्चन यही बन रहा था, स्वतंत्रता के अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? मूल संविधान में कितने और कौन कौन से संविधानों का, कौन कौन सी स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आप लोगों ने क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आंसर को मैं ऑब्जर्व करवाऊंगा। फिर लास्ट अब अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये भी क्वेश्चन मिलेगा, लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया तथा उसके अधिकार क्षेत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है साथियों, सभी क्वेश्चन, जनहित याचिका क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको ऑब्जर्व करा देना चाहता हूँ। जब आप ऑब्जर्व करेंगे, पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ आप करेंगे, तब आपको देखने में भी, आपको करने में भी मजा आएगा। तो साथियों ये दोनों तो क्वेश्चन मैंने आपको ऑब्जर्व करा दिए। फिर ये भी, लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया तथा उसके अधिकार क्षेत्र का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। जनहित याचिका क्या है? ये भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। साथ ही साथ ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया है, आप लोग क्वेश्चन को इंग्लिश में भी यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। वही सेम एज यूजुअल क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया है। साथियों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ये एट द टाइम 2016 का करंट अफेयर्स था। तो इन 2016 का करंट अफेयर को मैंने नहीं कराया है। अब आपको 2016 के करंट अफेयर्स से क्या मतलब? अब तो आप 2023 में, तो 2023 के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आएगा उसके करंट अफेयर्स को आप क्या करेंगे। अब देखिए इसमें का जो थर्ड क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का तात्पर्य क्या है? पुनर्जागरण का तात्पर्य, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं मिलेगा आपको? मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो करंट अफेयर्स आया था वो करंट अफेयर्स नहीं कराया हूँ। बाकी ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए हमारे अभी आंसर राइटिंग में देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए ये करंट अफेयर है 2016 का, इसको मैंने बिल्कुल नहीं टच किया। जो मैं कराया हूँ सभी को मैं आपके सामने डिटेल में रखने वाला हूँ। देखिए यहाँ तक कि हम इसका फुल फॉर्म भी आपको लिख करके दिखाए हैं कि किस तरह से इसका फुल फॉर्म आपको बनाना है। ये सारी चीज़ों को आपको हमारे आंसर राइटिंग में देखने के लिए मिलेगा। तो साथियों अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो हमको आपको बताने का, जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आया था वो इन्फॉर्मेशन अब दे लिया। अब मैं यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग दिखाऊंगा। देखिए आंसर राइटिंग में क्या है, कह रहा है कि यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन 2016 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर क्या है साथियों? सॉल्व क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखा दिया, अब सॉल्व क्वेश्चन पेपर अब मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ 2016 का। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत की संविधान सभा की प्रमुख 5 समितियों का नाम और उसके अध्यक्षों का नाम लिखिए। तो आपको अपने आंसर में, अब मैं आपको सिखाता हूं, मैं आपको बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूं, जितना हमसे पॉसिबल हो सक रहा है दोस्तों, वो सारे पॉसिबल चीज़ मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं जो कि आपके मेन एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि किस प्रकार से आप अपने जीएस के आंसर को कितने लाइन में आप क्या कर सकते हैं,
लिख सकते हैं और एक रचनात्मक आंसर आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है भारत की संविधान सभा से संविधान निर्माण के क्रम के विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए कुल 23 समितियों की नियुक्ति किया गया था। कुल 23 समितियों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत के संविधान सभा की प्रमुख 5 समितियों के नाम और उनके अध्यक्षों के नाम लिखिए। सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा है और आपको पता चल गया, आपने पढ़ा है पहले से कि हाँ संविधान जब निर्माण किया जा रहा था तो उसमें समिति कितनी बनाई गई थी, तो टोटल 23 समितियों का बनाया गया था। लेकिन हमको कितनी समितियों का नाम लिखना है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 समितियों का नाम लिखना है। तो 5 समितियों का आपने नाम यहाँ पर लिख दिया। जैसे संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू जी के पास था, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के पास था, कार्य संचालन समिति डॉक्टर कन्हैयालाल मुंशी जी के पास था, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के पास था, और प्रारूप समिति का अगर आपको पूछा जाए किसके पास है तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कौन भूल सकता है। तो आप लोगों से जो भी नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन पूछा, नॉर्मल तरीके से आपने क्या किया, अपने आंसर को यहाँ पे फ्रेम कर दिया। अब आपको देख सकते हैं, आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह से आपको मेन एग्जामिनेशन में बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। किस पेपर में, तो आपके जनरल नॉलेज के पेपर में बिल्कुल आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। साथियों अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो पूरा वॉच करिएगा, जिससे कि आपको पूरा इसका लाभ मिल सके। अगर आधा अधूरा छोड़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, अपने एंड पे गलती कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आपने ऑब्जर्व कर लिया। अब बात करते हैं साथियों सेकंड क्वेश्चन की। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि किसी भी चैनल पे आप अगर ये वॉच करेंगे तो आपको इस तरह से समझा करके, बता करके, लिख करके नहीं दिखाया जाएगा। आपको एक गाइडलाइन दे दिया जाएगा और उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपसे बता दिया जाएगा कि आपको ये चीज़ें लिखना है। लेकिन मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं आपके लिए लिख करके लेकर के आता हूँ, वो भी अपने हैंड रिटन में लिख करके लाता हूँ और सारी चीज़ों को बताने का डेफिनेटली पूरा प्रयास करता हूँ। साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है, स्वतंत्रता के अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो सबसे तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है और किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको वर्णित किया गया है। मूल संविधान में कितने और कौन कौन से स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। अगर हम मूल संविधान की बात करें, जब हम आर्टिकल नंबर 19 की हम बात करते हैं तो उसमें किस किस प्रकार के स्वतंत्रताओं के उल्लेख के बारे में वर्णन किया गया। और साफ साफ हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया। अब आप बताइए कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। अगर आपके पास एट द टाइम कोई केस लॉ भी याद आ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे केस लॉ को भी इनकॉर्पोरेटेड कर सकते हैं। अगर आपके आंसर को कम वर्ड मिल रहा है तो आप केस लॉ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे इंडियन न्यूज़ एक्सप्रेस पेपर का केस आया था, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब साथियों देखिए किस प्रकार से आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। आंसर क्वेश्चन तो जो था वो क्वेश्चन देख लिए आप, अब आंसर को देखिए। कर रहा है भारतीय संविधान के भाग 3 में विभिन्न मूल अधिकार लेखबद्ध किए गए। आप सभी को पता है देश भर के मूल अधिकार हमको प्रोवाइड किए गए हैं। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खोलते हैं तो पार्ट 3 हमको देखने के लिए मिलता है और पार्ट 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक देश भर के हमको मूल अधिकार हमको प्रदान किए गए हैं। स्वतंत्रता के अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित है। हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है हम उसके बारे में बताएंगे। ये हमसे किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, तो साथियों ये हमसे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पूछ रहा है। किसके अधिकार के बारे में पूछ रहा है, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो हम किस चीज़ के अंतर के बारे में बताएंगे, तो स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हम क्या करेंगे, बताएंगे। हमसे जो पूछेगा वही चीज़ें हम यहाँ पे क्या बताएंगे। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित किया गया। मूल संविधान में कुल 7 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था जो कि निम्नलिखित है। एज यूजुअल आपको ऐसे ही अपने आंसर को लिखना है। इसके ना आगे आपको एक लाइन लिखने की आवश्यकता है, ना इसके पीछे एक लाइन लिखने की आवश्यकता है। साथियों जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटने वाला है। एक नंबर आपका एग्जामिनर यहाँ से डिडक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन की डिमांड थी, जो क्वेश्चन की डिज़ायर थी, वो चीज़ें आपने यहाँ पे क्या कर दिया, वो चीज़ें आपने यहाँ पे फुलफिल कर दिया। पहला आप बता सकते हैं कि वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार हमको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। आर्टिकल नंबर 19 को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, शांति और निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार हमको आर्टिकल नंबर 19 के अकॉर्डिंग ही प्रदान किया गया है। संघ और संगम बनाने का अधिकार आर्टिकल 19 के तरह ही हमको क्या किया गया है, तहत ही प्रदान किया गया है। नेक्स्ट कर रहा है भारत के राज्य क्षेत्र से सर्वत्र आबाद संचरण का भी अधिकार हमको आर्टिकल नंबर 19 में ही प्रोवाइड किया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार आर्टिकल 19 ही हमको देता है। संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का अधिकार आर्टिकल 19 ही देता है। अब आप कहेंगे कि आप इसको क्यों डालें संपत्ति के अर्जन का अधिकार, तो मैं इसलिए डाला हूँ क्योंकि मूल संविधान के बारे में क्वेश्चन पूछा है। ये नहीं पूछा है कि जब इसका संशोधन हो गया उसके बारे में, ये मूल संविधान के बारे में पूछ रहा है। और यही चीज़ आप नहीं डालेंगे तो यही चीज़ एग्जामिनर देखेगा और यहीं पे आपका नंबर खट से काटेगा। और मैं ये चीज़ आपको यहाँ पे सजग कर दिया, आपने देख लिया। 7वां जो अधिकार दिया गया था, कोई भी वित्तीय उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का वो
क्या करता है, राइट रखता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 19। अब आप यहाँ पे फिर से देख लीजिए कि क्या क्वेश्चन कर रहा था। आपका क्वेश्चन कह रहा था साथियों, स्वतंत्रता के अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। मूल संविधान में किसकी बात कर रहा है, मूल संविधान में कितने और कौन कौन से स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था, मूल संविधान की बात कर रहा है यहाँ पे। आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर फ्रेम करिएगा, ये नहीं कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, हम आंसर कुछ और फ्रेम करे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने एंड पे ही गलती करेंगे। साथियों एक इन्फॉर्मेशन आपको और मैं देना चाहता हूँ कि जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर अपने कॉन्फिडेंस के लिए एक बार सामने रख लीजिएगा। रख लेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको मिला लेंगे कि हाँ इसी क्वेश्चन का मैंने आंसर ये कराया है, और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि क्या वाकई में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सॉल्व करा रहा हूँ या कोई अन्य क्वेश्चन सॉल्व करा के सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम लॉस कर रहा हूँ। आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, हमारे चैनल पे आप फ्री हैं। आप क्वेश्चन पेपर 2016 का जीएस का पेपर उठाइए और उसके साथ इसको क्या करिए, क्रॉस चेक कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप फ्रेम कर लीजिए अपने आंसर को। साथियों आप आगे देखिए, कर रहा है लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया तथा उसके अधिकार क्षेत्र का संक्षिप्त में वर्णन करिए। किसके बारे में पूछ रहा है साथियों, तो लोकायुक्त के बारे में पूछ रहा है। अब आंसर में इसकी किस प्रकार से फ्रेमिंग किया जा रहा है, तो आंसर की हम बात करते हैं तो कह रहा है लोकायुक्त लोक प्लस आयुक्त भारत के राज्य द्वारा गठित भ्रष्टाचारी निरोधी संस्था होती है। ये क्या होती है साथियों, तो ये एक प्रकार की भ्रष्टाचारी निरोधी संस्था मानी जाती है। किसको माना जाता है, तो साथियों लोकायुक्त को। हम लोग लोकायुक्त को किस लिए महत्व देते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार जो हमारे समाज में, जो हमारे देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस भ्रष्टाचार को क्या करने का, ये समाप्त करने का एकदम 100% राइट रखता है। भारत राज्य भ्रष्टाचार संस्था है, इसका गठन ओम्बुड्समैन की तर्ज पर किया गया था। साथियों आप सभी को पता है जब हम लोकायुक्त की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ओम्बुड्समैन हमको देखने के लिए मिलता है, और इसी ओम्बुड्समैन की तर्ज पे हमारे देश में क्या स्थापित किया गया है, तो हमारे देश में लोकायुक्त के पद का स्थापना किया गया है। देखिए आगे कह रहा है किसी राज्य का लोकायुक्त राज्य के उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त जज या मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। आपको ये फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पे डालना भी पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है लोकायुक्त के बारे में, और आपको लोकायुक्त के बारे में हर एक जानकारी आपके दिमाग में होना चाहिए एट द टाइम जब आप अपने एग्जामिनेशन में आंसर को फ्रेमिंग कर रहे हैं। इसमें अधिकतम न्यायिक पृष्ठभूमि के 8 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, तो न्यायिक पृष्ठभूमि से इसमें 8 सदस्य हो सकते हैं। इसके आधे सदस्य पिछड़े वर्ग, महिला एवं अल्पसंख्यक वर्गों से भी होने चाहिए। तो जो इस क्वेश्चन की डिज़ायर थी, जो डिमांड थी, उस सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे बताते हुए चल रहा हूँ। आगे आप क्या लिखेंगे, लिख रहा है लोकायुक्त नागरिकों द्वारा विवेक शक्ति का दुरुपयोग, कुप्रशासन या प्रशासनिक अक्षमता की शिकायतों की जाँच और अन्वेषण करता है। ये क्या करता है साथियों, अगर किसी भी प्रकार का हमारे सरकारी पदों का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, कहीं कुप्रशासन दिखता है, तो ये लोकायुक्त वहाँ पे जांच करता है। प्रशासनिक दक्षता मीन्स की अदक्षता होती है जो प्रशासन में देखा जाता है कि ये व्यक्ति कॉम्पिटेंट अब नहीं रह गया, ये इनकॉम्पिटेंस हो गया, तो उसको क्या किया जाता है, इन सभी चीज़ों का लोकायुक्त के द्वारा जांच किया जाता है। विभागीय फाइलों तक इनकी पहुंच होती है। किसकी पहुंच होती है, तो साथियों लोकायुक्त महोदय की विभागीय फाइलों तक पहुंच होती है। ये किसी भी विभाग से क्या कर सकते हैं, फाइल मंगा के उसका ऑब्जर्वेशन अच्छे से कर सकते हैं। वह स्वप्रेरणा से भी कार्य करता है, वह किसी जांच एजेंसी को भी जांच करने का अधिकार दे सकता है। कौन दे सकता है, तो लोकायुक्त के पास ये अथॉरिटी होता है, लोकायुक्त के पास ये पावर होता है, वो किसी से भी इस प्रकार का वो क्या करा सकता है, जांच करा सकता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को अपने आंसर में एज यूजुअल आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, कर है जनहित याचिका क्या है, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। साथियों आप सभी को पता है कि जनहित याचिका क्या होता है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो जनहित याचिका की अगर हम बात करते हैं तो साथियों इसको PIL के नाम से भी जानते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से भी जानते हैं, और इसके जो पितामह हैं जो इसको शुरू किए हैं भारत में वो हैं जस्टिस PN भगवती साहब और जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब के द्वारा ही जनहित याचिका को धार दिया गया था। और इनका भी आप चाहेंगे तो यहाँ पे नाम कोट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे नाम नहीं कोट किया है। कह रहा है जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमों का प्रावधान है। ये किस चीज़ के लिए है, ये सार्वजनिक हित की रक्षा करने के लिए हमको क्या दिया गया है, हमको एक जनहित याचिका मीन्स की PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमको फाइल करने का एक राइट प्रदान किया गया। ये अपने राइट के लिए नहीं है, ये पब्लिक के लिए है।
सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। जो पीआईएल फाइल किया जाता है तो पीआईएल में ये नहीं शर्त रखी जाती है कि अगर आपने पीआईएल फाइल किया है तो आप जो पीड़ित पक्षकार है सिर्फ वो क्या करेगा, अदालत में जाएगा। ऐसा नहीं होता है पीआईएल में। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा भी पीड़ित के पक्षकार के द्वारा दायर किया जा सकता है। कोर्ट भी क्या कर सकती है, स्यू मोटो भी यहाँ पर ले सकती है, स्वतः संज्ञान भी ले सकती है, पेपर में पढ़ करके भी क्या कर सकती है, कोर्ट इस प्रकार का कॉग्निजेंस ले सकती है और एज अ पीआईएल के रूप में उसको क्या कर सकती है, ट्रीट कर सकती है। आप सारी बातों को क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करके अपने आंसर फ्रेमिंग में लिख देंगे। मैं 4 बातें आपको अलग से बता रहा हूँ, जो बातें मैं लिख करके लाया हूँ वो तो है ही है, 4 बातें मैं आपको अलग से इसलिए बता रहा हूँ कि अगर एक आध भी बात आप भूल जाएंगे तो हमारी कही हुई बातें अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाती है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन तो आप अच्छा करके आएंगे। कह रहा है स्वयं न्यायालय द्वारा भी पीड़ित के पक्षकारों का दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका के अब तक मामले बहुत व्यापक क्षेत्र जैसे कारागार में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जो कि बिहार का एक मामला था, और बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशक्त सेना, बाल श्रम, बधुआ मजदूरी, शहरी विकास, पर्यावरण और संसाधन, ग्राहकों मामलों जैसे शिक्षा, राजनीति और चुनाव, लोक नीति और जवाबदेही, मानवाधिकार और स्वयं न्यायपालिका में प्रभावित किए हैं। तो आप सभी को पता है कि इस प्रकार के क्या किए गए हैं, इस प्रकार के मामले अकॉर्डिंग टू पीआईएल के द्वारा फाइल किया गया इन सभी चीज़ों को जांच करने के लिए। अगर केस लॉ की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में ये देखने के लिए मिला होगा। किसकी बात कर रहे हैं, अगर पीआईएल की बात हम करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है साथियों, वो है पुनर्जागरण काल, जिसको हम लोग रिनेसां पीरियड के नाम से भी जानते हैं। कर है पुनर्जागरण का क्या तात्पर्य था, पुनर्जागरण का तात्पर्य क्या था, इतिहास के किस कालखंड को पुनर्जागरण काल कहा जाता था, कौन सा ऐसा कालखंड है जिसको हम लोग पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। साथियों यहाँ पे कह रहा है आगे कि पुनर्जागरण यूरोप के मध्यकाल में आए एक सांस्कृतिक आंदोलन को कहते हैं। किसको कहते हैं, एक सांस्कृतिक आंदोलन था, उसी सांस्कृतिक आंदोलन को पुनर्जागरण काल के नाम से हम जानते हैं। यह आंदोलन इटली से आरंभ होकर, मीन्स कि ये जो पुनर्जागरण काल था ये कहाँ से, अगर हम इसकी पूछे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है तो ये इटली से इसका आरंभ होकर पूरे यूरोप में फैल गया। किसका, पुनर्जागरण काल का। अब ये पुनर्जागरण होता क्या है, पुनर्जागरण क्या होता है, जिसको हम लोग रिनेसां पीरियड कहते हैं। इस संस्कृति का आंदोलन में परंपरागत स्वतंत्र स्रोतों मुख्यतः लैटिन व ग्रीक से ज्ञान अर्जन पर जोर पकड़ा। ये किस चीज़ के बारे में बात करता है, जब हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको रिनेसां पीरियड देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे क्या किया जाता है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज को वहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज को बढ़ाने की बात की जाती है। जैसे सबसे पहले अगर क्रमशः में देखा जाए तो रिनेसां पीरियड में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया, शिक्षा में क्रमशः, किंतु ज्ञान अर्जन में जोर पकड़ा। शिक्षा और ज्ञान अर्जन में हमने सबसे क्या पहले जोर पकड़ा था, रिनेसां पीरियड में। शिक्षा में क्रमशः किंतु सर्वव्यापी सुधार हुआ, जिससे लोगों की संसार की चीज़ों में समझ और आमूल परिवर्तन आया। किसमें आया था, तो साथियों समाज में आमूल प्रकार के परिवर्तन आए थे। आगे कह रहा है पुनर्जागरण काल के विभिन्न विधाओं के विकास के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है, तो विशेष रूप से इसको जाना जाता है। क्रमशः तकनीकी का विकास, पशुपालन का विकास, कृषि का विकास संभव हो पाया। किसके अंतर्गत हो पाया, तो जब हम रिनेसां पीरियड में पहुंचे तो रिनेसां पीरियड में ये सारी चीज़ हमको देखने के लिए मिली। आगे कर रहा है पुनर्जागरण रिनेसां में प्राचीन से प्रेरणा लेकर साहित्य, समाज, धर्म, विज्ञान, कला आदि क्षेत्रों में नवीनता लाने की व्यापक प्रवृत्ति आई थी। इस आंदोलन का समय 14 शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी को माना जाता है। कौन से, तो रिनेसां पीरियड को 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच के पीरियड को हम लोग क्या मानते हैं, रिनेसां पीरियड मानते हैं। और रिनेसां पीरियड के अंतर्गत क्या आया, हमको शिक्षा देखने के लिए मिला, तमाम तरह के हमारे अंदर डेवलपमेंट देखने के लिए मिले। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि हमारे यूपीपीसीएस मेन एग्जामिनेशन 2016 के पेपर में पूछा गया था, ये पूछा गया था बंग भंग आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर भूमिका का संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। किसकी चर्चा करने की बात कर रहा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में चर्चा करने के लिए बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे साथियों कह रहा है कि 19वीं सदी के अंत में भारत में राष्ट्र चेतना का विकास होता जा रहा था। किसकी बात हो रहा था, किस चीज़ का विकास हो रहा था, तो साथियों राष्ट्र चेतना का विकास हो रहा था और इस चेतना का केंद्र था बंगाल। ये इस प्रकार का अगर कहीं विकास हमको देखने के लिए मिल रहा था तो साथियों बंगाल में ही शुरुआत में हमको देखने के लिए मिल रहा था। अंग्रेजों ने इसी चेतना को तोड़ने का उद्देश्य और बंगाल को बंटवारे का निर्णय लिया। अब अंग्रेजों के दिमाग में खटकने लगा कि अरे बंगाल के तो लोग इतने रिनेसां हो गए हैं, इतने समझदार हो गए हैं कि वो इस प्रकार से काम को कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने एक कार्य योजना बनाया कि बंगाल का क्या कर दिया जाएगा, विभाजन किया जाएगा।
जाएगा। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की खबर बंगाल में आग की तरफ फैल गई। जाहिर सी बात है, अगर किसी के घर को, किसी के भी देश को, किसी के भी समाज को अगर तोड़ा जाएगा तो ये बात तो आग की तरफ फैल जाएगी और विरोधियों की आवाज़ उठने लगी। और इस विरोध को खर आवाज़ दी उस समय भारत के प्रख्यात चिंतक रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा यहाँ पे क्या लिखा गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 को रविन्द्रनाथ के नेतृत्व में कोलकाता में मनाया गया। क्या मनाया गया था, रक्षाबंधन उत्सव को बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ था। रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया था कब, 16 अक्टूबर 1905 को। और यही मनाने के बाद क्या किया गया था, बंग भंग आंदोलन यहीं से स्टार्ट किया गया था और यहीं से रविन्द्रनाथ टैगोर साहब क्या थे, चर्चा में आए थे। इसी आंदोलन ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात किया। बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात भी किया था। कौन सा आंदोलन, तो जो बंग भंग आंदोलन था, उसी बंग भंग आंदोलन के बाद से बंग भंग आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र में देखने को मिला, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने आंदोलन को तेज करने के लिए इसी समय आभार सोनार बंगाल नामक गीत की क्या की थी, एक रचना की थी। और इसी गीत को क्या किया गया था, एट द टाइम जब हुआ था ये, तो बंग भंग आंदोलन चल रहा था तो गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन करा चौरी चौरा कांड के उपरांत गांधी जी की भूमिका की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आया था, 2016 के पेपर में जीएस में ही आया था, तो इसको भी हम यहाँ पे आपको आंसर दिखा रहे हैं। कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 की भीड़ पर पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया था। कहाँ पे जला दिया गया था साथियों, तो गोरखपुर में एक चौरी चौरा नामक जगह है, उसी चौरी चौरा नामक जगह पे 22 पुलिसकर्मियों को क्या किया गया था, जिंदा जला दिया गया था। आगे करा चौरी चौरा की घटना से गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अब गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा था। जैसे ही गांधी जी को पता चला कि क्या किया गया, 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया है गोरखपुर के चौरी चौरा के नामक जगह पे, तो इन्होंने क्या किया, जो ये चला रहे थे, जो आंदोलन चला रहे थे, इन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। अब देखिए, जब इन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया, किसने ले लिया, बापू ने, मीन्स की महात्मा गांधी जी ने ले लिया। इस घटना के समय गांधी जी गुजरात में बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, चलाया जा रहा था। और इस आंदोलन का जैसे ही इनको पता चला, गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, शुरू किया। गांधी जी द्वारा अचानक आंदोलन वापस लेने के कारण उनकी आलोचना की गई। किसकी आलोचना की गई साथियों, तो गांधी जी की आलोचना की गई। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई थी। तो ये सारी बातों को आपको क्या करना होगा, अपने आंसर में लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखने के लिए आया है। अब टिप्पणी कैसे आप लिखेंगे, कितने वर्ड्स में लिखेंगे, ये यहाँ से आप ऑब्जर्व करिए। जो टिप्पणी लिखने के लिए आया है, सबसे पहले त्रिनेत्र पे आपको टिप्पणी लिखना है। साथियों, जब हम त्रिनेत्र की बात करते हैं तो आने वाले दिनों में फॉग, जब फॉग गिर जाता है, जिसको हम लोग शीत कहते हैं, फॉग की वजह से ट्रेन की लेट लतीफ़ी खत्म हो सकती है। अब रेलवे के डेवलपमेंट सेल ने त्रिनेत्र नामक एक डिवाइस बनाया है, जिससे इंजन ड्राइवर अपने इंजन में एक मॉनिटर पर आगे की पटरी और सिग्नल को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह से उन्हें अब ट्रेन की रफ्तार धीमी नहीं करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, जब फॉग आ जाता था, जब धुंध छा देगा, तो ट्रेन में जो हमारे लोको पायलट होते हैं वो किस प्रकार से ट्रेन चलाएंगे, ट्रेन को कहीं ना कहीं धीरे कर देंगे। इसीलिए त्रिनेत्र का लॉन्च किया गया। और इसी त्रिनेत्र को लॉन्च करके क्या बताया जा रहा है कि अब ये ऐसा एक सिस्टम लॉन्च किया गया है जिससे ट्रेन को क्या करना पड़ेगा, धीमी गति नहीं करना पड़ेगा। त्रिनेत्र सिस्टम ऐसा है जिसमें वीडियो कैमरा और मैपिंग सिस्टम की अहम भूमिका यहाँ पे बताई गई है। तो ये आपके लिए लिखने के लिए आया था। बी वाले में क्या आ रहा है, कौन विभूति व्यक्ति निम्नलिखित संबंधों से जाने जाते हैं। मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण साहब को जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। पंजाब केसरी नाम से लाला लाजपत राय साहब को जाना जाता है। तो इसी प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा और इसी तरह से आपको अपने एग्जामिनेशन में आंसर फ्रेम करना है। कर रहा है निम्नलिखित शब्दों का संक्षेप में वर्णन, संक्षेप में पूर्ण रूप से लिखिए। जैसे MOM यहाँ पे शॉर्टकट में दिया है, तो इसका होगा फुल फॉर्म मास ऑर्बिटल मिशन। सिर्फ इसी तरह आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। नेक्स्ट दिया है शॉर्टकट AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होगा। इसी तरह से आपको लिखना है। यूनेस्को यहाँ पे दिया है, जिसका होगा फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा। तो साथियों, जिस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है उसी प्रकार से मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ। कह रहे निम्नलिखित पुस्तकों के लेखक कौन है। अशोक इन एंशिएंट इंडिया,
नयनजोत लाहरी इसके लेखक हैं। सिटीजन एंड सोसाइटीज मोहम्मद हामिद अंसारी इसके लेखक हैं। ऑल दैट मैन इज डेविड सिजले इसके लेखक हैं। वन इंडियन गर्ल चेतन भगत इसके लेखक है। तो साथियों जो भी यहाँ पे हो बन सकता था पार्ट फर्स्ट में, ये मैं आप लोगों के लिए बना करके लाया हूँ। अगर आप लोगों का पॉजिटिवली मोटिवेशन मिलता है तो इसका पार्ट सेकंड भी मैं लेकर के आऊँगा, जो कि आधा क्वेश्चन 2016 का भी बाकी है। अगर आप लोग पॉजिटिवली कमेंट करते हैं तो वो भी मैं लेकर के आऊँगा। 2018 का अगर आप कहेंगे तो 2018 का भी पेपर लेकर के आऊँगा। 2015 का कहेंगे 2015 का भी पेपर लेकर के आऊँगा। जीएस का जो आप कहेंगे, जिस ईयर का आप पेपर कहेंगे उस ईयर का पेपर मैं आपके लिए सॉल्व करके लेकर के आऊँगा और मैं आपको डिटेल में एनालिसिस कराऊँगा, जैसे आज मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। बस आपका पॉजिटिवली मोटिवेशन आना चाहिए, पॉजिटिवली कमेंट आना चाहिए। और साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड, एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, यहाँ तक कि जो बिहार जुडिशरी चल रहा है, सभी एग्जामिनेशन के लिए मैं जो भी हो सकता है सारे पॉसिबल चीज़ों को करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो साथियों थोड़ा सा आप लोग मेरा हेल्प करिए जिससे कि और ये चैनल ग्रो करे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।